हेल्दी राइट। साइन है। और इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड एक सस्टेनेबल ट्रेंड की तरफ हमारी मार्केट जा रही है। तो उसमें हम छोटी छोटी अगर रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे या साइकोलॉजिकल लेवल्स की तरफ जाएंगे तो शायद, क्योंकि 40,000 जो है वो हमारे लिए कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है, मार्केट हमारी 52,000 से भी ऊपर जा चुकी है। इसलिए एक, हाँ, एक थोड़ी सी सप्लाई आ जाए यहाँ या मार्केट अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट कर ले तो अलग बात है। ऐसा मुझे अभी ट्रेंड जो है वो अभी सेचुरेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उससे पहले हम कहेंगे 53,000 को भी टच कर चुकी है, और राइट आपने अभी ऐसे कहा, लेकिन उस वक्त सर्कमस्टांसेस ने सपोर्ट नहीं किया कि मार्केट उससे आगे जो है वो उसे सस्टेन करती या प्रॉपरली उस लेवल्स को जो है वो आगे यूटिलाइज करते। जो लोग उस वक्त मार्केट के अंदर थे, इन्वेस्टमेंट टाइम पे थे, लेकिन वो लोग जिन्होंने उसी वक्त इन्वेस्टमेंट की थी 53,000 या 52,000 के लेवल्स पे, उनके साथ जो है वो एक अच्छा टाइम नहीं आया। तो अब आप कहेंगे कि जो अब ये टाइम आ रहे हैं इन लेवल्स पे, तो ये एक अच्छा टाइम जो है वो इंडिकेट कर सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए? नताशा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। देखें, जो 52,000 पे इवन जिन्होंने ब्लू चिप्स पे इन्वेस्टमेंट की थी, जो क्रेडिबल शेयर्स हैं, अगर उनमें इन्वेस्टमेंट की थी तो वो कुछ अर्से के बाद ही उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी। इंडेक्स का लेवल अगरचे 52,000 नहीं हुआ, मगर जो अच्छे हमारे यहाँ ब्लू चिप शेयर्स हैं या अच्छे क्रेडिबल शेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस इस हद तक चली गई थी कि वो अपना लॉस जो है वो कवर कर चुके थे। ओके। उसके अंदर पहले कवर कर गए थे। और अभी ये कहाँ, अगर आप जंक शेयर में या सेकंड ईयर आइटम्स में जाते हैं तो वो बात का ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेट मूवमेंट में अगर आप फंस गए हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको काफ़ी अर्सा इंतजार करना पड़े। इसलिए अब ये कहेंगे अगर 40,000 में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। मेरा ख्याल है कभी तो मार्केट ट्रांजिट हो रही है, जा रही है प्लस साइड के लिए। क्योंकि अगर आप इसका देखें, जो कंसोलिडेशन पॉइंट था तो ये तकरीबन मई तक, अप्रैल मई तक ये कंसोलिडेट करती रही, और उसके बाद इन्होंने जून जुलाई से ये बढ़ना शुरू हुई है। तो मार्केट में की लाइफ जो 2-3 महीने तो नहीं होती, छोटे छोटे करेक्शन आ सकती है। ये तो करेक्शन आ सकती है, तो छोटे नियर छोटे टर्म में कोई करेक्शन विटनेस कर रहे हैं हम? ऑब्वियसली वो एक, हाँ बिल्कुल 40,000 के करीब एक सप्लाई आ सर सकती रोल है। ओवर वीक चला गया, उसके अंदर जरा सी करेक्शन नहीं हुई, तो अब तो कह ही नहीं सकते कुछ। हाँ, मैंने कहा ना कि देखिए छोटी मोटी करेक्शन जरूर हो सकती है, मगर ये कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी सेचुरेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओके। हमारे लिए कंसर्न पॉइंट ये होता है कि क्या ये ट्रेंड सेचुरेट तो नहीं हो रहा। अपना अगर सेचुरेशन अगर हमें नजर आ रही है तो फिर हमें ये होता है कि इन्वेस्टर जो है इस पॉइंट पे आके इन्वेस्ट ना करे। अब अगर कोई डिप आएगी, वो देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होगी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको दोबारा लो प्राइसेस पे नई चीजें मिल रही हों। तो अभी न्यू जो इन्वेस्टर्स हैं वो वेट करें न्यू डिप का? मेरे ख्याल में तो नहीं, उनको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, मगर एक हैवी ना हो। अब थोड़ा थोड़ा ज़रूर उनको 10% 20% बिल्कुल अपनी उनको करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट दूसरी का। बात ये है ना कि ये जुलाई जो है, ये आप देखें हिस्टोरिकली जुलाई अगस्त जो है ये वैसे भी बुलिश मंथ्स होते हैं, क्योंकि इसके बाद ईयर अनाउंसमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, डिविडेंड होपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ आके अगर वो इन्वेस्ट करते हैं ऐसे शेयर्स में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको डिविडेंड का कुशन अवेलेबल होगा। तो इसलिए कि हैवी इन्वेस्टमेंट की बजाय हाँ ज़रूर उनको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, इवन हर मूवमेंट के साथ पार्टिसिपेशन ज़रूर करना चाहिए। और न्यू इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? उनको भी मार्केट, इक्विटी मार्केट की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अभी बैंक्स तो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट जो है वो एक सेफ्टी वहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ फंडामेंटल टर्म्स में। तो वहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखें, जो हमारी कैपिटल मार्केट है ना, इवन अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में चले जाएं तो ये एक, इवन हमने अपनी जो टेक्स्ट बुक्स में उसमें पढ़ते थे, जब कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते थे, कंज्यूमर बिहेवियर में जहाँ हम अपनी स्पेंडिंग पढ़ते हैं कि जी हमने इतना हमने कंज्यूम करना है और इतना हमने सेव करना है, तो वहाँ सेकंड कैपिटल मार्केट का भी होता है कि इतना हमने उसके मार्केट में शेयर्स लिए या बॉन्ड मार्केट में जाके हमने उसके बॉन्ड्स बाय किए। यानी ये एक कंज्यूमर पैटर्न जो होता है उसके अंदर ये चीज़ शामिल है। पाकिस्तान में थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, मगर अगर लॉन्ग टर्म अगर इसको स्मूथ कर्व में देखें तो आपको एज सच नुकसान नज़र नहीं आएगा। रिटर्न जो है आपको बाकी जितने भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक बैंकिंग हो गया या बाकी, उनसे ज़्यादा इसमें आपको रिटर्न नज़र आता है। सेक्टर वाइज बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर का आपने जिक्र किया, सबसे पहले ये बताइए कि कैसा दिखता है बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिविडेंड यील्ड के हवाले से? देखिए, अभी इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं और अभी हमारे यहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हुआ है। तो जब भी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी भी कंट्री में, उसका जो फ्रेश ब्लड है या उसका जो ब्लड वो बैंकिंग सेक्टर की ही होता है। तो बैंकिंग सेक्टर पहले उस पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमेशा वाली बैंकिंग पे ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट बढ़ता है और मार्केट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, बिजनेस बढ़ता है और बैंक उन्हीं पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बैंकिंग सेक्टर के आने वाले दिन जो हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छे हैं
और इसमें बहुत सारे शेयर्स जो हैं अभी भी मैं देख रहा था कि जो जिनका रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा बन रहा है इस वक्त। अगर आप रीजनल देखें या इवन बाकी दूसरे सेक्टर्स की तरफ देखें तो उसका रिटर्न अच्छा बनता है, सेफ हेवन है, मेरा ख्याल इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में यू आर सेइंग दैट। Exactly. और जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स हैं जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, Obviously, सेरेमिक्स हो गया, ग्लास हो गया, ये सब कैसे दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली देखिए हर गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है। जैसे पहले भी जो गवर्नमेंट्स आती थी, हम उन गवर्नमेंट्स को आते जब वो इनके बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन आ जाता था कि ये गवर्नमेंट जो है ये पावर में आ जाएगी, तो हमें पता होता था इनके फेवरेट्स क्या हैं या इनके आने से कौन सा शेयर या कौन से सेक्टर्स फैशन में आ जाएंगे। ओके। तो इसी तरह से जब इमरान साहब आए हैं तो इनका जो था, इनका इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान था। तो आज से 2 साल पहले ये जो शेयर्स थे ये फैशन में आ जाने चाहिए थे, इनमें इन्वेस्टमेंट आ जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ सॉलिड कोई प्रोग्राम नहीं आ सके जिसकी वजह से अभी तक नहीं हुआ। मगर अब जाके जब एक कंक्रीट डेवलपमेंट्स नज़र आना शुरू हुई है तो उसमें अब सीमेंट सेक्टर आप देख लीजिए उसने बढ़ना शुरू कर दिया है। उसके साथ स्टील सेक्टर है, उसमें इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गई है। और जो भी इसकी जो इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड है, डेफिनेटली इसमें अच्छा, इसका इम्पैक्ट एक लेवरेज इंडस्ट्रीज भी थी ना, ये चाहे सीमेंट हो गई या फिर ऑटो सेक्टर की बात करें तो ये दोनों इंडस्ट्री एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी यहाँ पर एक जो इनका जो एक हम कहेंगे व्हील है वो सही से स्पिन होना शुरू हुआ है। तो इज दैट ट्रू? हाँ, ये इसमें ऑटोमोबाइल में इसका इम्पैक्ट जरूर है। तो आप कहाँ देख रहे हैं ऑटोमोबाइल प्रॉपर्ली? ऑटोमोबाइल देखें काफ़ी 2 साल एक अब रहे हैं हम, रिसेशन में रहे हैं हम, ये कह सकते हैं, या एक हमारी इकॉनमी स्टैग्नेट रही है। अब 2 साल के बाद अब एक इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई है। लेकिन उस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस थे। एफएटीएफ के हवाले से देख लें, रुपये की डिप्रिसिएशन या फिर हम कहेंगे वो प्रेशराइज दिखाई देता था। और जब उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था, हमारे पास डेफिसिट बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा था डेली बेसिस पे। अब सिचुएशन चेंज है, तो इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया है या मार्केट की अपनी फंडामेंटल कोई टर्म्स है? देखें दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट है, मगर सबसे ज़्यादा रोल जो अपनी मार्केट का अपने इंटरनल फैक्टर्स हैं इस वक्त। क्योंकि जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो अपने रिटर्न जो है उसको देखता है, किस सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ से क्या रिटर्न आ रहा है। एफएटीएफ का या करंट अकाउंट का देखा जाए, देखिए बहुत सारे लोग इसको इस तरह से चेक करते हैं कि करंट अकाउंट डिफिसिट अगर आपका कम हो गया है तो जनाब हम वेल ऑफ हो गए हैं। प्रैक्टिकली ऐसा बात नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता। करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है किसी मुल्क के लिए बेहतर होता है अगर वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट की जा रही हैं, बिजनेस गुड्स इंपोर्ट की जा रही हैं, वो उसके लिए अच्छा होता है। हाँ, अगर आप कंज्यूमर आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हीट आ रही है, फैशन गुड्स आ रही हैं, लग्जरी आइटम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से आपका कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है तो डेफिनेटली वो कंसर्निंग पॉइंट्स होता है। अगर आपके यहाँ कैपिटल गुड्स आ रही हैं और उसको आप श्रिंक करके अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब अपनी इकॉनमी को श्रिंक कर रहे होते हैं। ओके। तो इसलिए जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से वो श्रिंक का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आया। ऑटोमोबाइल भी श्रिंक हुई, बाकी सेक्टर भी सारे श्रिंक हो गए। जीडीपी का आप रेट देखें, जीडीपी का साइज़ जो है वो कम हुआ। मगर जब अब दोबारा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई, एक हम स्टैग्नेंट लेवल से निकले हैं, अब इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो अब आप देख लीजिए उसमें सबसे सारे फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट इन्हीं सेक्टर्स में आएंगे। वो ऑटोमोबाइल का होगा, बैंकिंग का होगा, जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं डेवलपमेंट के साथ। और डेली बेसिस पे अपर लॉक्स पे शेयर्स हम देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा जो है वो एक प्रॉपर्ली तेज़ी दिखाई दे रही है। अच्छा, एट द सेम टाइम जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहा है या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का? क्या कौन से इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट करते हुए या इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर? अभी मोस्ट रिसेंट डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मगर कुछ दिनों पहले तक मैं देखूं तो फॉरेनर्स तो शायद लिक्विडेट ही कर रहे थे। हमारा इस वक्त कॉन्फिडेंस जो है हमारे लोकल इन्वेस्टर का, क्योंकि पहला फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इन्हीं के पास, तो ये इन्हीं की पार्टिसिपेशन ज़्यादा नज़र आई, फंड्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा नज़र आई। मेरा ख्याल है कि फॉरेनर्स का अभी पार्टिसिपेशन मेरा इन दोनों में अगर आ गई हो 1-2 दिन में, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है उसके बारे में। अभी तो ईद का भी था इम्पैक्ट और हम कहेंगे फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है, अब आने वाले दिनों में जो है वो कुछ बेहतरी आ सकती है। कमोडिटी की बात करते हैं, गोल्ड प्राइस डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईद से पहले की बात करें थर्सडे वाले दिन तो 1,21,000 के अबव दिखाई दे रहे थे अराउंड, लेकिन अब 1,23,000 के अराउंड यानी करीब दिखाई दे रहे हैं। क्या दिख रहा है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट अब कितनी सेफ दिखाई दे रही है अगर डेली बेसिस पे इतनी फ्लक्चुएशन आ रही है? देखिए गोल्ड जो है वो लोकल मार्केट पे या हमारे अपनी सोसाइटी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसका रेट भी इंटरनेशनली ही डिसाइड होता है।
जिसमें आप देख लीजिए क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली तुर्की है या दूसरे कुछ मुल्क हैं जो अपने रिजर्व्स जो हैं वो गोल्ड में बढ़ाना शुरू हो गए हैं। और जो अमेरिका और चाइना की जो एक ट्रेड वार स्टार्ट हुई है उसकी अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये प्रेफर किया है कि इसको अपने रिजर्व्स को किसी भी डिनोमिनेटर में रखने की बजाय वो इसमें लेकर आ जाए, गोल्ड में लेकर आ जाए। उसकी वजह से एक टेम्परेरी हाइक है। पाकिस्तान इज़ फॉलोइंग दैट हाइक। ये पाकिस्तान को इसका मार्केट मेकिंग नहीं कर रहा। यानी पाकिस्तान में ये नहीं कह सकते कि कोई इन्वेस्टर जो है कि ये इन्वेस्टर हमारे इन्वेस्टर्स की बाय करने से गोल्ड प्राइस बढ़ी हैं। पाकिस्तान हम क्राउड को फॉलो कर रहे हैं, मार्केट बढ़ रही है, हम भी उसके साथ बढ़ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ी फ्लक्चुएशन आती है, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से भी हो सकती है और इंटरनेशनली भी जब वो एक सेलिंग पॉइंट आता है तो उस पर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है। मगर अभी मेरा ख्याल है कि गोल्ड जो है उसमें अभी और इसमें रहेगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो एक प्राइस का इम्पैक्ट है वो हमारी मार्केट को हर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। ओके, चलें गोल्ड का जिक्र आया तो कमोडिटीज़ देखते चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, उसके बाद आगे प्रोग्राम में डिस्कशन को जारी रखेंगे। कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट के देखते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,23,312 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,05,833 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑस $1,970.11, ऑयल WTI पर बैरल $39.87, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $43.23। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 193 रुपीज़, सेलिंग वॉज 196, यूके पाउंड बाइंग रही 211 रुपीज़, सेलिंग वॉज 217, यूएस डॉलर बाइंग रही 166.90, सेलिंग वॉज 167.50। And nextly, Saudi Riyal buying at 44.50, selling was 45 rupees. UAE Dirham buying at 45.50, selling was 46.50. And lastly, Kuwait Dinar buying रही 516 rupees, selling was 518.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। अमजद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, कुछ डिटेल्स देख रहे हैं करेंसी के हवाले से। गोल्ड की प्राइस तो एक तरफ, लेकिन हमारे यहाँ जो एक रुपी है वो भी डॉलर के अगेंस्ट जो है वो एक प्रॉपर 167 और 166 के अराउंड नज़र आ रहा है। वो एक फर्दर डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन दिखाई देती है? मेरा ख्याल में अपनी फेयर प्राइस पे है पाकिस्तान रुपीज़ इस वक्त। और इसमें मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट जैसे इंडिकेटर हमारे आना शुरू हो गए, अगर कुछ हमारे एक्सपोर्ट का डाटा पहले से बेहतर आता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये हमारा पाकिस्तान रुपये यहाँ से अप्रीशिएट हो सकता है। मगर अगर खुदा न खास्ता ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ये पूरी नहीं हो रही या फॉरेन सेलिंग का हमें कैपिटल मार्केट में ऐसा रहा नहीं, क्योंकि मेजर जो है वो निकल चुका है, शेयर जो उनका इस वक्त नहीं है हमारी मार्केट में। लिहाजा कि रुपये पे इस वक्त प्रेशर जो है मैं आइंदा 3 महीने तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच। अमजद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी डिटेल एनालिसिस था मार्केट के ऊपर, खासकर आज के प्रोग्राम में हमने टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात की, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और प्रोग्राम में सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में बात की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।